इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ये जो लाइव सेशन है ये प्रेजेंट होने वाला है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है हमारी, जो वहां पर एम एच अब्राम्स की जो वीडियो थी जिसमें हमने ओरिजिनल बुक से काफी कंटेंट उस पे पढ़ाया था ओरिजिनल बुक से, उस पर कुछ स्ट्राइक आई है। स्ट्राइक अगर 3 स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है, तो चैनल डिलीट करना पड़ता है। तो मुझे वो वीडियो वापस लेनी पड़ी। ठीक है, मुझे वो वीडियो वापस लेनी पड़ी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो वीडियो हेल्पफुल हो रही थी। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं लिटरेरी टर्म का सभी लिटरेरी टर्म का इंट्रोडक्शन इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर प्रेजेंट करूंगा। तो ये वीडियो यूट्यूब के लिए है क्योंकि आप भी यूट्यूब से मेरे पास ज्वाइन किया था, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उनके लिए ये कंटेंट रहना बहुत जरूरी है। उस वीडियो को अब मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ उसमें देखना होगा। अभी स्ट्राइक आई है तो उसको मुझे हटाना पड़ा वहां से। सो मैसेज इज वेरी क्लियर, दिस वीडियो इज फॉर यूट्यूब एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, सो आपको इस वीडियो को यूज कैसे करना है, इसमें हम लिटरेरी टर्म्स एम एच अब्राम्स में यूज होने वाले लिटरेरी टर्म, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी मूवमेंट के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। ठीक है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने लेटर आवर्स में अपनी स्टडी को अब स्टार्ट किया है एग्जाम्स के लिए, या फिर वो स्टूडेंट जिनको इस बुक के बारे में बहुत लेटर फेज में मालूम हुआ है कि एग्जाम्स में इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इनफैक्ट क्वेश्चन ही नहीं आते, पूरे लिटरेचर को समझने के लिए हमें इस बुक्स के वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। होता क्या है कि जैसे हम सब आर्ट आर्ट स्ट्रीम के से रिलेटेड है, तो जैसे हम साइंस के वर्ड्स हम नहीं समझ पाते, साइंस की अपनी एक शब्दावली होती है, ऐसे ही लिटरेचर की अपनी शब्दावली होती है, भाषा की एक शब्दावली होती है। और आज हम 2024 के समय में 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले शेक्सपियर के समय में जो वर्ड यूज होते थे उनका लिटरल मीनिंग अब आता है चेंज हो गया है। लेकिन एग्जाम में वही यूज होते हैं और हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको समझना कि ये आर्कियज्म क्या होता है, आर्केटिपल क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं और हमारी तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधित हो जाती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले एम एच अब्राम्स के सभी लिटरेरी टर्म का मैं इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करूंगा, उसकी टाइम को प्रेजेंट करूंगा और उसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और इंट्रोडक्शन आप जब समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में और एग्जाम से पहले उसकी तैयारी करने में जो लिटरेचर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे उसमें डायरेक्टली आपको हेल्प होगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस उसके टेक्स्ट को पढ़ने के लिए वो वीडियो मुझे हटानी पड़ी। लेकिन वो ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां पर भी उसके टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आपके लिए इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। तो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म की एक एक टर्म को इंट्रोडक्शन के माध्यम से। आई होप यू आर रेडी। स्ट्राइक का मतलब होता है कि ओरिजिनल बुक से जब हम किसी कंटेंट को पढ़ाते हैं तो बुक के ओनर या पब्लिशर उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उनकी कॉपीराइट्स होते हैं कि आप हमारी बुक को इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से रेड एंड मार्टिन भी नहीं पढ़ाई जाती। मेरे जानकारी में 2-3 चैनल डिलीट हो चुके जिनके 3-4 हजार सब्सक्राइबर थे। ठीक है, तो अगर 3 स्ट्राइक आ जाती है, वो ऑब्जेक्शन आ जाता है, मतलब कॉपीराइट का ही मैटर होता है स्ट्राइक मतलब कि आप हमारे कंटेंट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसको चेंजेस कर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को स्ट्राइक बोलते हैं। यस, कॉपीराइट इश्यू होता है। और बुक्स में साफ साफ लिखा है कि हमारे कंटेंट को पब्लिकली इस तरह से कहीं पे भी यूज करना उसका अधिकार सब पब्लिशर्स और राइटर्स को होता है, हमेशा वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आइए सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे पास टर्म है एब्सर्डिज्म। ठीक है, एब्सर्डिज्म क्या होता है, इसका संबंध ऐसे लिटरेचर से है, ऐसा लिटरेचर ऐसा लिटरेचर या तो वो ड्रामा की फॉर्म में है या फिर वो फिक्शन की फॉर्म में। फिक्शन आप जानते ही हैं, ठीक है, प्रोज या फिर नॉवेल्स की फॉर्म में, जिसमें ह्यूमन लाइफ को मीनिंगलेस, नथिंगनेस और आउट ऑफ लॉजिक दिखाया जाता है कि जैसे ह्यूमन का अस्तित्व के कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है एब्सर्डिज्म, जब लिटरेचर में ह्यूमन लाइफ को एब्सर्ड दिखाया जाता है, नथिंगनेस की तरफ दिखाया जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई अहमियत नहीं है, ऐसी कंडीशन कब आई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसका मतलब है कि ये जो कंसेप्ट चला था 1940s एंड 19
60s तक ये कंसेप्ट चला। उस समय में जो लिटरेचर थी वो ह्यूमन लाइफ के इन एस्पेक्ट को प्रेजेंट कर रही थी कि ह्यूमन लाइफ इज मीनिंगलेस, एब्सर्ड है, और इन सब चीजों को ड्रामा और फिक्शन के माध्यम से प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? 20th सेंचुरी लिटरेचर से। एब्सर्ड मतलब अनलॉजिकल, और एब्सर्डिज्म वो कंसेप्ट हुआ जहां पर ऐसा लिटरेचर जिसमें उसके कैरेक्टर, ह्यूमन लाइफ जो भी है वो मीनिंगलेस दिखाए गए हैं, और वो लिटरेचर अपने आप में क्या बन जाती है? मीनिंगलेस बन जाती है, उसकी कहानी भी और वो लिटरेचर भी। यही कंसेप्ट होता है एब्सर्डिज्म का। किससे बिलोंग करता है? 20th सेंचुरी से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में लिखा गया था। एग्जैक्ट पूछा जाए 1940 से 60 तक। एक वर्क आया था 1962 में मार्टिन एस्लिन का। मार्टिन एस्लिन मार्टिन एस्लिन का एक वर्क आया था, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। और इस वर्क के अंदर ही उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था एब्सर्ड लिटरेचर का, एब्सर्डिज्म का। मतलब थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी इसको बोला जाता है। थिएटर का संबंध ड्रामा से हो जाएगा, एब्सर्ड का मतलब वो ड्रामा या फिक्शन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसी को थिएटर ऑफ एब्सर्ड बोला जाता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड। और इस वर्ड को कोई किसने किया था? ये कंसेप्ट किसने दिया था? मार्टिन लेस्लिंग ने अपने वर्क द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में। इसका मीनिंग हमने आपको बता दिया। दिस इज द इंट्रोडक्शन, ये किस पीरियड से, किस सेंचुरी से, किस तरह का लिटरेचर है, और ये किस किस जोनर को डील करता है। ठीक है, सैमुअल बकेट का नाम आपने सुना होगा, वेटिंग फॉर द गॉडोट इसका एक ग्रेट एग्जांपल है। ठीक है, आपके एलटी के सिलेबस में आता है एक वर्क है द बर्थडे पार्टी, हैरोल्ड पिंटर का। ठीक है, और 1949-50 के आसपास उन्होंने लिखा था। बिल्कुल उसमें जो कैरेक्टर है उनकी लाइफ को मीनिंगलेस प्रेजेंट किया गया है, नथिंगनेस में प्रेजेंट किया गया। वेटिंग फॉर गॉडोट में वो गॉडोट का इंतजार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो बिल्कुल एब्सर्ड सा लिटरेचर है। तो मार्टिन लेक्सली याद रखेंगे, 20th सेंचुरी याद रखेंगे। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ एब्सर्डिज्म, इसी को थिएटर ऑफ एब्सर्ड या एब्सर्ड लिटरेचर कुछ भी हो, आपको यहीं से आपको आंसर डिसाइड करना है। दिस इज द क्रूशियल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अगर आपको लगता है कि इंट्रोडक्शन हमने कर लिया लेकिन कंपटीशन को बीट करने के लिए आप पूरी बुक की स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हमारा ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट बुक के लिटरेरी टर्म, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी मूवमेंट, एमसीक्यूज, मोर देन 600 एमसीक्यूज यहाँ पर है। इसके पीडीएफ आपको वहां पर मिलेंगे। साथ साथ इसमें टेस्ट भी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनके बिना इसको पार पाना मुश्किल है, नामुमकिन है लगभग लगभग, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है नामुमकिन। ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं पीजीटी इंग्लिश की, तो ये हमारा अपॉइंटमेंट बैच है। सबसे खासियत क्या है कि इसमें तैयारी सिलेक्शन की है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कोर्स की स्टडी है इसमें, रिवीजन के साथ, एमसीक्यूज प्रैक्टिस डिस्कशन के साथ है, और एग्जाम हॉल में रियल प्रैक्टिस आप वो कैसे करें बार बार। ठीक है, मिनियन में मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस कोर्स पर कि इसकी जो फीस रखी गई है 1800, इसमें 100% फीस रिफंड है विद इन 7 डेज, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि पिछले 3 साल से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आज तक किसी भी बच्चे ने अपनी फीस रिफंड का क्लेम नहीं मांगा है। सो आई थॉट कि बाकी स्टूडेंट्स भी इस रिलायबिलिटी का फायदा उठाए, और वो भी एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल कंटेंट हमारे साथ प्रिपेयर कर रखने आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, अगले टाइम पर मूव करते हैं, दैट इज एक्सेंट। ठीक है, एक्सेंट वर्सेस एसेंट, इसको वोकैबुलरी की तरह ले सकते हैं। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव, ऊपर की तरफ जाना। डिसेंट इसका अपोजिट होता है नीचे की तरफ आना। लेकिन ये एक्सेंट है, इसका संबंध है प्रोनाउंसिएशन से। लैंग्वेज में उसकी साउंड कैसे जनरेट करते हैं, उसमें क्या टोन है, क्या पिच है, उसको बोला जाता है एक्सेंट। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें हम इंडियन एक्सेंट देखने को मिलता है। एक पंजाब का व्यक्ति जब इंग्लिश बोलेगा तो उसमें पंजाबी एक्सेंट देखने को मिलता है। तो एक्सेंट का मतलब समझ गए। सो लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होता है एज ए वोकैबुलरी की तरह, देख लीजिए। नेक्स्ट इज एक्रोस्टिक। ठीक है, इंपोर्टेंट है। आपसे एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एक्रोस्टिक इन लिटरेचर? तो you will decide कि a type of poem where initial letter of each line make a word that is symbolic or that is something meaningful। एक ऐसी पोयम या एक ऐसा पैराग्राफ जिसकी लाइन का पहला लेटर
पहला लेटर, हर एक लाइन का पहला लेटर मिलकर एक वर्ड बनाता है, एक वर्ड बनाता है, और ये वर्ड कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, कोई ना कोई मैसेज देता है। तो एक ऐसी पोयम जिसमें लाइन का पहला लेटर, लेटर की बात हो रही है, वर्ड की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर पी आ गया, ठीक है, यहाँ पर पी आ गया, यहाँ पर कुछ भी वर्ड बन जाएगा, वो एक मैसेज डिक्लेयर करता है, मैसेज देता है, इंडिकेट करता है। तो इस तरह की पोयम को एक्रोस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोस्टिक इसको बोला जाता है। अ टाइप ऑफ पोयम होती है जिसमें हर एक लाइन के स्टार्टिंग में लेटर होता है, और वो लेटर अगली लाइन के पहले लेटर के साथ मिलते मिलते एक पूरा मीनिंगफुल वर्ड जनरेट करता है, जो कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन देता है, संकेत देता है, मीनिंग प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज एक्ट। एक्ट का संबंध ड्रामा से है, लिटरेचर की फॉर्म होती है ड्रामा। सो ड्रामा के डिवीजन को, और ड्रामा का डिवीजन ही नहीं, ये एक मेजर डिवीजन होता है। ठीक है, मतलब कोई ड्रामा है तो उसका एक मुख्य भाग है, और जनरली एलिजाबेथन एज में ड्रामा को 5 एक्ट में डिवाइड कर दिया था। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5। तो ड्रामा के मेजर डिवीजन को एक्ट बोलते हैं, और एक्ट के फर्दर उसको सीन्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो किसी एक्ट में 3 या 4 सीन हो सकते हैं, फिर ऐसे दूसरे एक्ट में भी 5 सीन है, तीसरे एक्ट में भी 6 सीन है। तो मेजर डिवीजन एक्ट है और माइनर डिवीजन सीन है। तो एक्ट और सीन का संबंध ड्रामा से है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट इंग्लिश प्ले that was presented in proper division of act and scene। ऐसा पहला इंग्लिश प्ले बताना है जो प्रॉपर एक्ट और सीन के डिवीजन के साथ इंग्लिश में प्रेजेंट किया गया, इंग्लिश ड्रामा होना चाहिए। ठीक है, एलिजाबेथन एज में, अगर 16वीं सेंचुरी के ड्रामा की बात करें, शेक्सपियर के समय एलिजाबेथन एज में, वहां पर फिर 5 एक्ट हुआ करते थे। 19वीं सेंचुरी में 3 एक्ट और 4 एक्ट हुआ करते थे, और 20th सेंचुरी में 3 और 4 के साथ साथ 1 एक्ट के प्ले भी लिखे गए हैं, 1 एक्ट के प्ले भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं वेट करूंगा कि कौन सा वर्क है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है एडवेंचर नोवेल। ठीक है, देखिए कुछ चीजों को हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इनका पूरा इंट्रोडक्शन आप समझिए, क्योंकि चेंज आ गया है पिछले 100 साल में। हम जहां पहुंच गए हैं इस टेक्नोलॉजी के समय में, तो वर्ड्स के जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो हमारे लिए चेंज हो गए हैं, क्योंकि हम टीवी, सोशल मीडिया, बहुत सारी मूवीज को देखते हैं, सीरियल्स को देखते हैं। तो वो एक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है, अभी भी उस लिटरेचर के उन्हीं शब्दों के आसपास चीजें हमसे पूछी जाती है, जबकि उन शब्दों के हमारे लिए आज मीनिंग चेंज हो गए। ठीक है, तो ऐसा नोवेल जिसमें एडवेंचर होगा, बिल्कुल सही, यही बात है। ठीक है, लेकिन इसको लिटरेरी सेंस में इस तरह से समझेंगे, एक ऐसा फिक्शनल वर्क जो प्रेजेंट करता है प्रोटोगोनिस्ट जर्नी। ठीक है, फुल ऑफ एडवेंचर। ऐसी फिक्शनल कहानी जिसमें प्रोटोगोनिस्ट किसी जर्नी पर जाता है, और उस जर्नी में बहुत सारे एडवेंचर, बहुत सारे मिसफॉर्चून और फॉर्चून, सब चीजें आती है, तो उसी को बोला जाता है एडवेंचर नोवेल। जैसे रोबिन्सन क्रूजो, डेनियल डिफोय का है रोबिन्सन क्रूजो। रोबिन्सन क्रूजो, क्या इसका ईयर ठीक है? 1719। ठीक है, तो ये एक एडवेंचर ऑफ नोवेल हो जाता है, जहां पर प्रोटोगोनिस्ट की जर्नी को प्रेजेंट किया जाता है, और उसमें आने वाले स्ट्रगल और एडवेंचर को रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं एडवेंचर नोवेल। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन आपके लिए जरूरी है। एक बार ये इंट्रोडक्शन आपका होगा तो बुक आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, मेरी गारंटी। लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि ओरिजिनल टेक्स्ट भी आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, बल्कि बार बार रिवाइज करना होगा एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इस क्लास से जरूर मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। एस्थेटिसिज्म, पहले जान लीजिए, एस्थेटिसिज्म का संबंध आर्ट से है और ब्यूटी से है। ठीक है, ब्यूटीफुल क्रिएशन का ही संबंध एस्थेटिक्स होता है। जब भी कोई चीज सुंदर होगी तो उसमें क्या है? एस्थेटिक्स है।
ठीक है। आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स देखते हैं या कोई भी चमकी हुई चीज देखते हैं और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसका जो एस्थेटिक है, बाह्य सुंदरता, आउटर ब्यूटी जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो ही एस्थेटिक है। ठीक है। तो आजकल एस्थेटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी मार्केटिंग के लिए, ज्यादा सेल के लिए, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए। तो आइए इस लिटरेचर में समझते हैं। एस्थेटिसिज्म ये एक आर्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट है। आर्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट, आर्ट एंड लिटरेरी का मतलब वो आर्ट के फील्ड में भी थी और लिटरेचर के फील्ड में भी थी। ये एक मूवमेंट है। और कब? लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी फ्रांस से। ठीक है। इसमें उस समय सोसाइटी में जो कंसेप्ट चल रहा था उसके अगेंस्ट जाकर इन्होंने बोला कि आर्ट क्रिएट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। ह्यूमन जो भी क्रिएट करता है उसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या चीज है? सबसे इंपोर्टेंट है इसमें आर्ट। इनका एक फ्रेज था, आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि आर्ट कला केवल कला के लिए ही है, उसका उससे बाहर कोई मतलब नहीं है, कोई मैप नहीं है। कला अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिएशन अमंग द ह्यूमन प्रोड्यूस थिंग। मनुष्य जो भी क्रिएट कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो कला है। ठीक है। लाइफ शॉर्ट है एंड जो आर्ट है वो लॉन्ग है। तो आर्ट फॉर आर्ट से, आर्ट दाउ फॉर आर्ट, ये उनका फ्रेज था, फ्रांस से स्टार्ट हुई थी। और ये क्या है? बिलोंग करती है 19th सेंचुरी से, और ये एक यूरोपियन कंसेप्ट है। मतलब इंग्लैंड के साथ साथ उसके आसपास के देशों में भी ये कंसेप्ट चल रहा था, जिसका संबंध किससे था? आर्ट और उसके एस्थेटिज्म से। तो आर्ट की क्रिएशन को ही सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया, और आर्ट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसीलिए बोला गया है आर्ट फॉर आर्ट से। तो आपको जान लेना है इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। इंग्लैंड के साथ साथ ये एक पूरा यूरोपियन मूवमेंट थी, जिसमें फोकस किस चीज पर था? क्रिएशन ऑफ आर्ट में, ब्यूटीफुल थिंग्स में। और उस समय में सोसाइटी में जो चीज प्रिवेलिंग थी उसके अगेंस्ट ये अक्सर चीज प्रेजेंट की गई। सेंचुरी जरूर याद रखनी है। एलिगरी, देखिए एलिगरी एक डिवाइस है, और जब उस डिवाइस को किसी वर्क के अंदर यूज किया जाएगा, वर्क से मतलब लिटरेरी वर्क से, तो वो बन जाएगा एलिगोरिकल। ठीक है। एक एडजेक्टिव बन जाएगा वो। फिलहाल हम पहले समझेंगे कि एलिगरी, एलिगरी एक डिवाइस होती है। जब किसी वर्क के अंदर कैरेक्टर्स को या उसकी कहानी को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि वो पैरेलल मीनिंग प्रेजेंट करे। पैरेलल मीनिंग मतलब दो लेवल पर मीनिंग प्रेजेंट करे, एक जो दिखाई दे रहा है और एक जो सिंबॉलिक मीनिंग। कहानी में जो कैरेक्टर्स है वो दो लेवल पर मीनिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, एक जो दिख रहा है और एक वो जो सिग्निफाई कर रहे हैं, एक जो सिंबॉलिक वे में दे रहे हैं। तो जब ऑथर या पोएट अपनी पोएट्री या वर्क या ड्रामा के अंदर अपनी कहानी के माध्यम से ऐसे डिवाइस का यूज करते हुए दो लेवल पर मीनिंग प्रेजेंट करने वाली वो कहानी प्रेजेंट करता है, तो उसको बोलेंगे एलिगोरी का उसने यूज किया है, और वो वर्क हो जाएगा एलिगोरी। ठीक है। जैसे फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन में वो जो नाइट्स है, एक तो वो नाइट है, लेकिन वो नाइट किसको सिंबलाइज भी कर रहा है, तो दो लेवल पर मीनिंग दे रहा है। ठीक है। आप मुझे बताइए पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज लोस्ट क्या एलोग्रिकल पोयम है? इसमें जॉन मिल्टन ने जो कैरेक्टर यूज किए हैं, एक तो वो बिब्लिकल कैरेक्टर है, लेकिन साथ साथ वो सिंबॉलिक मीनिंग भी प्रेजेंट कर रहे हैं। उस समय इंग्लैंड की जो राजनीतिक स्थिति की, धार्मिक जो चेंज वहां पर आए थे, उस पर भी वो कमेंट कर रहे थे, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। सैटर्न ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जैसे कि वो कैवेलियर से लड़ाई लड़ रहे थे, जो कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है। कौन? मिल्टन खुद। ऐसे हो सकता है। तो ये इसमें भी एलोग्रिकल एलिमेंट है। फेरी क्वीन हुई, कैंटरबरी टेल हुई। ठीक है। तो एलोग्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। शेक्सपियर का आप देखेंगे, फोनिक्स एंड टर्टल, फोनिक्स एंड टर्टल, ये जो दो चिड़िया हैं, ठीक है, इनकी कहानी प्रेजेंट की गई है, और चिड़िया आपस में बात कर रही है, इनकी डेथ हो जाती है, उसके ऊपर मोड़ कर रही है। तो वो जो हम पोएम में देख रहे हैं, वो चिड़िया जो कह रही है, एक मीनिंग ये है, और एक उसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि वो दो प्रेमियों के बिछड़ने की
कहानी को प्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या हुआ, एलेगोरिकल पोएम। एलेगोरिकल पोएम में, एलेगोरिकल वर्क के अंदर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का और यूज किया जाता है। ठीक है, जो मोरालिटी प्लेस होते थे, जो मोरालिटी प्लेस होते थे वो एलेगोरिकल होते थे, क्योंकि उसमें ह्यूमन के माध्यम से चीजों को प्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, तो एलिगोरिकल वर्क का मतलब है कि पैरेलल मीनिंग जनरेट करना। आप देखेंगे एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेल का एक पॉलिटिकल एलिगोरी है, एक पॉलिटिकल एलिगोरी है। वहां पर जो एनिमल्स है, एक तो वो अपनी बात कह रहे हैं, वो मीनिंग जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रसिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसको सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो दो लेवल पर मीनिंग जब प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह की डिवाइस को एलिगोरी बोलते हैं। और जिस वर्क में इसका यूज होगा वो वर्क हो जाएगा एलिगोरिकल वर्क। तो शेक्सपियर के एलिगोरिकल वर्क देखिए, और पैराडाइज लॉस्ट में भी एलिगोरिकल एलिमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फुल्ली एलोग्रिकल है, बट देर आर एलोग्रिकल एलिमेंट्स इन पैराडाइज लोस्ट। यही होता है एलिगोरी। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है, लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन में रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ एनी स्पीच साउंड एट इनिशियल लेवल, एट इनिशियल और यू कैन से बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन आ सीक्वेंस। मान लीजिए यहां लिखा है फुल, फैंटम, फाइव, डाई, फादर, लाइस। ये एक सीक्वेंस हो गई, और इस सीक्वेंस में वर्ड्स के स्टार्टिंग में कोई स्पीच साउंड बार बार रिपीट हो रही है। इसी रिपीटेशन को वो स्पीच साउंड मेनली, मेनली बोला है मैंने, ऑलवेज नहीं बोला, मेनली कंसोनेंट हो सकती है। ठीक है, वॉवल भी हो सकती है, जैसे अलोन, अलोन, ऑल, ऑल, अलोन। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए, रिपीटेशन पर हमने दो चीज पढ़ ली अभी, पहले इसको समझ लेते हैं पूरा। Alliteration is the repetition of any speech sound at the initial or beginning of a word in a sequence। किसी सेंटेंस में, किसी सीक्वेंस में वर्ड के स्टार्टिंग में स्पीच साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज alliteration। ठीक है, एक हमने अभी पढ़ा था एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक में केवल इस लाइन का पहला अक्षर, इस लाइन का पहला अक्षर, इस लाइन का पहला अक्षर, इस लाइन का पहला अक्षर मिलकर एक मीनिंग प्रेजेंट करते हैं, वहां पर रिपीटेशन नहीं, वो एक्रोस्टिक था। नेक्स्ट, जब इस पैटर्न का यूज किसी वर्ड्स में किया जाता है तो वो बन जाता है एलिटरेटिव वर्ड्स। क्या बन जाता है, एलिटरेटिव वर्ड्स। एलिटरेटिव वर्ड्स में भी एक स्ट्रेस साउंड उस लाइन में दो से ज्यादा बार रिपीट होगी। फर्स्ट हाफ में दो बार, सेकंड हाफ में दो या कम से कम एक बार रिपीट होगी, तो ऐसे पैटर्न को एलिटरेटिव वर्ड्स बोलते हैं। तो एलिटरेशन रिपीटेशन पर बेस्ड एक लिटरेरी डिवाइस है, जहां पर कोई साउंड बार बार रिपीट होती है और एक रिदमिक पैटर्न बनाती है, उस वर्ड को, उस लाइन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और म्यूजिकल बनाती है। यही होता है एलिटरेशन। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपकी तैयारी बिल्कुल हाई लेवल पर होगी। आपको बस इस इंट्रोडक्शन को एक बार अच्छे से समझना है, फिर रिवाइज करना है, की पॉइंट्स को नोट करना है, फिर जरूरत हो तो एम एच अब्राहम सिंह को आपको समझना है। एल्यूजन, एल्यूजन का यूज किया जाता है एज ए लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, पोएट्री के अंदर भी हो सकता है या ड्रामा के अंदर भी हो सकता है। एल्यूजन का मतलब होता है पासिंग रेफरेंस। रेफरेंस किसी का संदर्भ देना, ठीक है, कि मेरा नाम ले देना, जाओ रेफरेंस मेरा दे देना, इसको रेफरेंस बोलते हैं। लेकिन जब किसी पोएटिक या ड्रामा के अंदर किसी हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बुक, कैरेक्टर या इवेंट का रेफरेंस मतलब मेंशन किया जाता है, ठीक है, उस वर्क को और इंटरेस्टिंग या उस सिचुएशन को एलोबोरेट करने के लिए,
तो जब किसी हिस्टोरिकल बुक का, कैरेक्टर का या इवेंट का यूज किसी पोयम के अंदर या किसी ड्रामा के अंदर कहीं पर भी यूज किया जाता है, मेंशन किया जाता है, उसी को बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन अलग चीज होती है। इल्यूजन होता है दैट लुक्स लाइक रियल बट नॉट रियल, जिसको बोलते हैं भ्रम, वो इल्यूजन है। ये इल्यूजन है पासिंग रेफरेंस, एक डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, पासिंग रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। शेक्सपियर के प्लेस में बहुत जगह इल्यूजन यूज किए गए हैं। तो इल्यूजन क्लियर है ना? जब हिस्टोरिकल बुक, कैरेक्टर या इवेंट्स को पासिंग रेफरेंस के रूप में किसी वर्क के अंदर यूज किया जाता है, उसी को इल्यूजन बोला जाता है। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जब कोई वर्ड या लाइन या कोई पूरा वर्क, ठीक है, मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग जनरेट करे, पॉसिबल मीनिंग जनरेट करे, उसी को एम्बिग्यूटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल मीनिंग जनरेट करने वाले वर्ड, सेंटेंस या सिचुएशन को एम्बिग्यूटी बोलते हैं। तो कई बार ऑथर जानबूझकर उस लाइन को, सेंटेंस में एम्बिग्यूटी छोड़ देता है ताकि उसके मल्टीपल मीनिंग जनरेट हो सके और ऑडियंस को वो टारगेट कर सके, या फिर किसी की आड़ में अपनी बात को कह सके, दूसरी चीज पर भी वो कमेंट कर सके, तो इसी को बोलते हैं एम्बिग्यूटी। तो केवल वर्ड ही नहीं, कोई लाइन भी हो सकती है, पूरा वर्क एम्बिगियस हो सकता है, मतलब इसमें क्लियर नहीं बल्कि मल्टीपल मीनिंग जनरेट होते हो, उसी को एम्बिग्यूटी बोलते हैं। एक सिंगल और अनक्लियर मीनिंग देना ही, सॉरी, सिंगल मीनिंग नहीं होता, उसमें मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं, ऐसी सिचुएशन, ऐसे वर्ड्स को ही एम्बिग्यूटी बोलते हैं। ऑथर इसको बहुत तरह से यूज करता है एम्बिग्यूटी। एनाक्रोनिज्म, इस वर्ड के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, वोकैबुलरी भी है, लिटरेचर में इसको कैसे समझते हैं। एना यहाँ पर नेगेटिव रूट वर्ड है, ठीक है, और क्रोनोइज, क्रोनो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव हो गया, और इज तो एक नाउन सफिक्स है, ठीक है। तो जहां पर टाइम क्रम को फॉलो न किया जाए उसी को एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। क्रोनस, क्रोनिज, क्रोनिकल, मतलब टाइम पीरियड को। क्रोनोलॉजी क्या होती है, जो चीज पहले हुई वो पहले आएगी, फिर उसके बाद, और जब लास्ट में वो सबसे लास्ट में आएगी, ये क्रोनोलॉजी है। और एनाक्रोनोलॉजी, एनाक्रोनस, एनाक्रोनिज्म क्या होगा, जहां समय के विपरीत चीजों को दिखाया जाए, ठीक है। तो वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया आपको, जहां टाइम ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाए उसको एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। और एनाक्रोनिज्म का लिटरेचर में क्या काम, ठीक है। शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर की सेटिंग है 43 बीसी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में दिखाई गई है, फर्स्ट सेंचुरी के, ठीक है, 43 ईयर में दिखाई गई है, और वहां पर घड़ी नहीं थी। लेकिन शेक्सपियर ने जब जूलियस सीजर लिखा उसमें घड़ी की बात उन्होंने की गई है कि द क्लॉक स्ट्रक 2, कि 2 बज गए हैं, तो 2 बजे की बात दिखाई गई, क्लॉक की बात दिखाई गई है। और जिस समय जो सेटिंग दिखाई गई है रोम में फर्स्ट सेंचुरी में, वहां पर घड़ी का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये एक एग्जांपल है एनाक्रोनिज्म का, और ऑथर बहुत बार एनाक्रोनिज्म का यूज करते हैं, और ये एग्जामिनर भी पूछता रहता है, ये एग्जामिनर भी पूछता रहता है। तो एनाक्रोनिज्म मतलब अगेंस्ट द टाइम, विद द टाइम सिंक्रोनाइज होता है, अगेंस्ट द टाइम एनाक्रोनाइज, अगेंस्ट द टाइम। तो जूलियस सीजर में यूज किया गया, जैसे घड़ी का एग्जांपल आपको दिया गया। नेक्स्ट इज एनापेस्ट, ठीक है। अब एनापेस्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा फुट और मीटर को। जब कोई पोएट्री जो है वो वर्स में लिखी जाती है, वर्स में क्या लिखी जाती है, पोएट्री, ठीक है, और प्रोज पैराग्राफ में लिखी जाती है। तो वर्स का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसमें राइम या रिदम हो। अब राइम या रिदम बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, फुट का यूज करेंगे, फुट। अब फुट क्या होता है कि फुट का मतलब होता है कि ऐसे दो सेलेबल, सेलेबल को इस तरह से यूज करना ताकि वो डी डम, डी डम
डी डम एक ऐसी म्यूजिकल साउंड जनरेट करे, तो ध्वनि को इस तरह से यूज करना। अब इन सेलेबल की पोजीशन कम से कम दो सेलेबल होते हैं, फुट में तीन भी हो सकते हैं, कम से कम दो सेलेबल होते हैं। इन सेलेबल को इस तरह से यूज करना कि एक म्यूजिकल पैटर्न साउंड का बने रिदम बनाने के लिए, जो कि वर्स की एक खासियत है, वर्स में रिदम होना जरूरी है, वरना वो क्रोज हो जाएगी। तो अब वो रिदम बनाने के लिए फुट फुट में दो सेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जब वो अनस्ट्रेस, ये जो सिंबल है ये अनस्ट्रेस का है और ये सीधा सिंबल है स्ट्रेस का है, मैं लिख देता हूं अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस। जब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस इस तरह से सेलेबल को यूज कर जाता है, ये बन जाता है आई एम फुट। क्या बन जाता है ये आई एम फुट, जो ब्लैंक वर्स में या फॉर्मल पोएट्री में यूज किया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है अब एनापेस। तो एनापेस अ टाइप ऑफ फुट है, ये फुट का एक टाइप है, तो एक फुट में दो सेलेबल होते हैं, और किस लाइन में कितने फुट है उस पर डिपेंड करता है कि वो मीटर बन जाएगा। कितने फुट यूज किए हैं, तो कितने फुट से क्या बनेगा, मीटर डिसाइड होगा। अगर 4 फुट है तो टेट्रामीटर हो जाएगी वो लाइन, टेट्रा मीटर। अगर 5 फुट है तो पेंटामीटर हो जाएगी, जो ब्लैंक वर्स में होता है। इसको डिटेल में फिर समझ लेंगे, ठीक है। अगर 6 फुट है तो हेक्सामीटर हो जाएगी। लेकिन अब मीटर तो हम बाद में देखेंगे, अब इस मीटर जो लाइन है इसमें क्या यूज हो रहा है, फुट। 4 फुट है तो तभी तो टेट्रा बना, और फुट में कितने सेलेबल होते हैं, दो। अब सेलेबल का, सॉरी, फुट का टाइप होता है एनापेस। एक फुट तो मैंने यहां समझा दिया एग्जांपल के लिए, आई एम। अब एक होता है एनापेस, तो एनापेस में होते हैं 3 सेलेबल। एनापेस फुट में होते हैं 3 सेलेबल। स्टार्टिंग में दो अनस्ट्रेस होंगे और एक स्ट्रेस होगा, ठीक है, अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका इस पैटर्न पूछ सकता है कि व्हाट कॉम्बिनेशन। अब वो क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए में ये लिख देगा, फिर ऑप्शन नंबर बी में लिख देगा अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। फिर इनको चेंज कर कर आपको ऑप्शन देता रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एनापेस्ट में 3 फीट होते हैं, पहले दो होंगे अनस्ट्रेस और फिर होगा स्ट्रेस। इस फीट को एनापेस्ट बोलते हैं, जो कि एक मीट्रिकल लाइन का एक फुट का टाइप है, ठीक है, ठीक है। एनापेस्ट आई एम यहाँ पर हो ही गया। आई एम फुट में क्या जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आई एम फुट यूज होता है इंग्लिश लिटरेचर में। उसमें दो ही सेलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस होगा, दूसरा स्ट्रेस होगा। इसमें क्या है, दोनों अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस आ रहा है। 3 फुट 3 सेलेबल होते हैं। नेक्स्ट टर्म है एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा भी रिपीटेशन, रिपीटेशन पर बेस्ड एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। जब कोई वर्ड, अब यहां पर हम कह रहे हैं कि वर्ड या फ्रेज, वर्ड या फ्रेज किसी लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट होता है, रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन इन अ स्टेंजा या पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ या स्टेंजा की लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट होने वाला वर्ड या फ्रेज, यहाँ पर साउंड या लेटर की बात नहीं हो रही जो एलिट्रेशन में था। यहाँ पे पूरा वर्ड या फ्रेज रिपीट हो सकता है बार बार, लेकिन रिपीटेशन कहाँ होगी, बिगिनिंग में ही होगी, उस स्टेंजा के या फिर उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, तो इट वॉज दोनों बार रिपीट हुआ। ऐसी बहुत सारी लाइन होती है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ठीक है। तो किसी भी स्टेंजा पैटर्न में, पैराग्राफ पैटर्न में लाइन के स्टार्टिंग में जब कोई वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होता है, उसी को बोलते हैं एनाफोरा। ठीक है, सारे लिटरेरी टर्म का इंट्रोडक्शन एक एक बार हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, मेरी गारंटी है। बाकी की जो फुट है आई एम और एनापेस्ट के अलावा वो आगे की टॉपिक्स में आएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है एनेक्डोट। देखिए ये वर्ड मेरी गारंटी है आप बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन
उनका सही अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण वहां पर पूरी सिचुएशन आपको समझ में नहीं आती। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो ये टीचर भी कभी स्टूडेंट था, और सब हम यहीं से ही है। तो क्योंकि ये लिटरेचर और ये टर्म्स हमारे पूरी एजुकेशन सिस्टम में नहीं थे, ये तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, और जब तक हमें ये समझने आते तब तक वो हमारी कॉलेज पढ़ाई पूरी भी हो गई, फिर हमने जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन जब एग्जाम देने जाने लगे तब देखा कि ये चीज तो फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी। और मेरे साथ तो क्या हुआ कि उस तरह की चीजें वहां पर नहीं थी, लिटरेचर लिटरेरी वर्क ज्यादा थे, ये टेक्निकलिटी वहां पर ज्यादा नहीं थी जिस समय हमने अपनी पीजी और ग्रेजुएशन वगैरह किया था। अब जो लेटेस्ट कोर्सेज आ रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, तो आजकल के स्टूडेंट्स के लिए तो इजी है, लेकिन आप और हम सब कहाँ इसी दो से हैं जो पिछले 5-10 साल पहले ये चीजें कॉलेज में खत्म कर चुके हैं, तब पता नहीं था कि फिर पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए, आइए, फिर भी मौका है और इसको एक लास्ट मौका बनाकर हम पढ़ लेते हैं, इस बार हमारा काम पूरा हो जाए। तो एनेक्डोट क्या होता है? ठीक है, कभी कभी लगता है कि इसको सिंपल वर्ड में तो लिख सकते थे, छोटी कहानी। ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट नरेटिव होता है इन अ वर्क। देखिए, किसी वर्क के अंदर वो कहानी, वो छोटी कहानी दैट इज यूज टू प्रूव सम पॉइंट, प्रूव सम पॉइंट या आइडिया। कहानी के अंदर मतलब कोई जो वर्क है, वो प्रोज है, फिक्शन है, ड्रामा है, ठीक है, या नॉन फिक्शन है, उसके अंदर एक कहानी के रूप में यूज किया गया है ताकि वो किसी पॉइंट को प्रूव कर सके। एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको रखा गया छोटी कहानी नैरेटिव के रूप में, ताकि वो अपना कोई पॉइंट या आइडिया को प्रूव कर सके। तो उस छोटी कहानी को जो किसी वर्क के अंदर यूज की गई है किसी बात को प्रूव करने के लिए, उसी को एनेक्डोट बोलते हैं। मतलब सीधे शब्दों में तो आपको कोई छोटी कहानी होगी, लेकिन लिटरेचर में क्या है, किसी बड़े वर्क के अंदर एक कहानी के रूप में बताई गई घटना, एग्जाम्पल, इंसिडेंट, ताकि वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट कर सके, कुछ डेटा प्रेजेंट कर सके, ताकि उससे अपना वो पॉइंट प्रूव कर सके। इसी को बोलते हैं एनेक्डोट। इसको शॉर्ट समरी भी कह सकते हैं आम बातचीत की भाषा में, लेकिन लिटरेचर में यही है जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। एंग्लो सैक्सन पोएट्री, ठीक है, बिल्कुल इजी है। एंग्लो सैक्सन एक एज, एक पीरियड का नाम है जो होता है 450 टू 1066, ठीक है, एडी। ठीक है, ये भी एरिया, ये भी एरिया है। इस पीरियड को बोला गया एंग्लो सैक्सन, और इस पीरियड में लिखी जाने वाली पोएट्री है उसी को एंग्लो सैक्सन पोएट्री बोला जाएगा। कोई डिफिकल्ट वर्ड ये नहीं है, समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पीरियड एंग्लो सैक्सन है, इसमें लिखी जाने वाली पोएट्री है, जैसे कि ब्यूबुल। ठीक है, तो एंग्लो सैक्सन जो पोएट्री होती थी उसमें वर्स फॉर्म क्या यूज होती थी, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे एलिजाबेथ ने इसमें ब्लैंक वर्स यूज हुआ है, 19th सेंचुरी में फ्री वर्स यूज हुआ है, रेस्टोरेशन में हीरोइक वर्स यूज हुआ है। तो ये वर्स की कुछ फॉर्म होती है। तो एंग्लो सैक्सन पोएट्री में मेनली क्या यूज होता था? एलिटरेटिव वर्स, एलिटरेटिव वर्स। इसमें एलिट्रेशन का यूज होता था। एलिटरेटिव वर्स में क्या है, लाइन दो हाफ में डिवाइड होती थी, और एक सिसोरा का यूज होता था जिसको बोलते हैं पोज या कोमा। ठीक है, ऐसे सब लाइन चलेगी, हम एक लाइन को पकड़ लेते हैं। तो इसमें दो हाफ है, तो पहले हाफ में कम से कम दो स्ट्रेस एलेबल यूज किए जाएंगे जो अलिटरेट करते होंगे, मतलब जिनकी साउंड रिपीट हो रही है, कम से कम दो। और दूसरे में कम से कम, ये एक हो गया, ये दो हो गया, और दूसरे हाफ में फिर कम से कम एक होगा, या दो भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक जरूर होगा, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो लाइन को दो हाफ में डिवाइड करते थे, तो फर्स्ट हाफ में दो स्ट्रेस साउंड जो रिपीट हो रही है, सेकेंड हाफ में कम से कम एक तो जरूर होगी, दो भी हो सकती है। तो एलिट्रेशन यूज हो रहा है, स्ट्रेस एलेबल यूज हो रहे हैं, और इस वर्स फॉर्म को ही आगे चलती चली जाती है, इसी को बोलते हैं एलिट्रेटिव वर्स। कब यूज हुआ ये? एंग्लो सैक्सन पोएट्री में, और एंग्लो नॉर्मन पोएट्री में भी यूज हुआ है। एज ऑफ जोसेफ तक तो काफी यूज हुआ है, मिडिल इंग्लिश पीरियड जिसको बोलते हैं। नोट कर रहे होंगे आप सब चीजों को, अभी नोट मत कीजिए, समझ लीजिए, फिर दोबारा से वीडियो को देखिएगा, फिर नोट कीजिएगा, और एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि कितने टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं और कितने अभी अधूरे हैं। उनको फिर ओरिजिनल बुक हमें जबरान,
ठीक है, उससे रिवाइज कीजिएगा। आप खुद पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो वीडियो के लिंक में, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पूरा कोर्स पीडीएफ, पूरी एक्सप्लेनेशन, ओरिजिनल टेक्स्ट। मैंने बताया कि यूट्यूब पर वो वीडियो अब नहीं रही, स्ट्राइक आ गई थी, कॉपीराइट इश्यू आ गया था। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन कर लीजिए, फिर जैसे जरूरत होगी उसको आप ओरिजिनलिटी के साथ कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म है एंथ्रोपोमोर्फिज्म। ठीक है, ये क्या आ गया, एंथ्रोप तो समझ में आ गया, पोमोर्फिज्म, ठीक है, इज्म भी समझ में आ रहा है, एक नाउन सफिक्स है, और एंथ्रोप ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो मैं आपको याद करा ही दूंगा कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर इससे कनेक्टेड कोई चीज होगी तो बिल्कुल याद हो जाएगी। तो एंथ्रोपोमोर्फिज्म वर्सेस पर्सोनिफिकेशन बोला है, मतलब इसको बाद में देखना, पहले इसे समझ लीजिए। ये वो कंसेप्ट है, ये वो डिवाइस है जब ऑथर अपने वर्क के अंदर ह्यूमन जो एक्टिविटी है, ह्यूमन क्वालिटीज है, वो नेचर को, स्पेशली ट्रीज को प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, आपने कुछ कहानी ऐसी देखी होगी, फेबल्स देखी होगी, ठीक है, नेचर या दूसरे क्रिएचर को, ट्री हुआ या अदर एनिमल्स हुआ, वो ह्यूमन ह्यूमन जो गुण है वो उनको एस्क्राइब कर देता है उस वर्क के अंदर। आप जितनी भी कहानी देखते हैं, मान लीजिए आपने जंगल बुक ही देखी है, ठीक है, लॉयन किंग है कि जंगल बुक है, लॉयन किंग है, मुफासा वाली कहानी है, तो उसमें एनिमल्स है, सबके अपने विचार है, सब अपनी भाषा बोल रहे हैं, सबकी अपनी रणनीति है। ठीक है, तो इस पूरी वर्क के अंदर एनिमल्स है, आप देखेंगे कि पेड़ भी चलने लगते हैं, पेड़ भी, उसने अपनी जड़ें निकाली, उसके पीछे दौड़ने लगा, जड़ों से उसको बांध लिया। तो ऐसी फिल्म भी देखी होगी आपने। तो जब अदर चीजों को, नॉन ह्यूमन चीजों को ह्यूमन गुण एस्क्राइब कर दिए जाते हैं, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन से डिफरेंट है, मैं इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको एंथ्रोपोमोर्फिज्म बोला जाता है। स्पेशली जब आप ह्यूमंस, आप एनिमल्स को बात करते हुए देखेंगे, जैसे मैंने जंगल किंग या मोगली में आपने देखा होगा। तो ये जो कंसेप्ट है एंथ्रोपोमोर्फिज्म का है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन एक्टिविटी भी होती है, ठीक है, लेकिन एक सीमा तक होती है। वो इमोशंस, वो फीलिंग, वो एक्टिविटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज को देखे जाते हैं। वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो नेचर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकती है, वो पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, वो पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन एंथ्रोपोमोर्फिज्म जब नेचर, ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज, इन सब चीजों को ह्यूमन की पूरी एबिलिटीज दे दी गई है, वो बोल भी रहे हैं, वो दौड़ भी रहे हैं, वो खा भी रहे हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं, वो बचा भी रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, इसी को बोलते हैं एंथ्रोपोमोर्फिज्म। क्लियर है कि नहीं है? एक बार और रिवाइज करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स को समझेंगे। सर ने बताया जंगल किंग में जिस तरह से लोयंस है या मोगली में सारे एनिमल्स बोल रहे हैं, और कई बार वो पेड़ भी चढ़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, बहुत सारी मूवीज देखी यूनिवर्स की हमने ऐसी। तो ये जो कंसेप्ट है ये एंथ्रोमोर्फिज्म का है। पर्सोनिफिकेशन, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन क्वालिटी एस्क्राइब कर दी जाती है, वो पर्सोनिफिकेशन है। दोनों के लेवल पे डिफरेंस है। अब आप कहेंगे कि आपने एक वर्ड यूज किया था, फेबल। फेबल शॉर्ट नरेटिव होता है, शॉर्ट नरेटिव होता है, और जिसमें एनिमल्स है ह्यूमन की तरह डील करते हैं, वो एक मोरल लेसन देते हैं। यही था ना। फेबल के अंदर एंथ्रोमोमोर्फिज्म कंसेप्ट का यूज किया जाता है। तो फेबल तो अपने आप में वो शॉर्ट नरेटिव है, जो एनिमल्स को जहां ह्यूमन की तरह एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाता है, और वो एक्टिविटी जिस तरह से कर रहे हैं, बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो है, वो क्या डिवाइस यूज की उन्होंने फेबल के अंदर, एंथ्रोमोर्फोमिज्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये पॉइंट मैं ना समझाता तो हो जाता सर फेबल क्या होता है। तो फेबल शॉर्ट स्टोरी है, उसके अंदर एनिमल्स बोलते हुए दिखाए जाते हैं, एनिमल जो बोलते हैं, तो उसका मतलब उन्होंने एक डिवाइस यूज की है जिसको बोला गया एंथ्रोपोमोर्फिज्म। ठीक है, डाउट तो हम नहीं छोड़ेंगे आपके। नेक्स्ट है एंटी क्लाइमैक्स। देखिए फर्टेक्स का पिरामिड आप समझ लेंगे, फर्टेक्स का पिरामिड जर्मन क्रिटिक थे, ठीक है, फर्टेक्स का पिरामिड आप देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाए।
ठीक है। जब कोई ड्रामा, वैसे ड्रामा के अंदर नहीं, वो फिक्शन के अंदर भी हो सकता है, ड्रामा का एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले एक्सपोजिशन होगा कि उस कहानी का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर होगा, फिर उसमें सस्पेंस बढ़ेगा, घटनाक्रम की जो एक्शन है, प्लॉट है, घटनाक्रम है, वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं राइजिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट रिवील हुआ तो उसको बोलेंगे एक्सपोजिशन। अगर हेमलेट प्ले को बेस बनाए, हेमलेट प्ले को बेस बनाए, तो एक्सपोजिशन क्या है कि उसके फादर का मर्डर हुआ है, उसने, उसकी स्पिरिट ने भी हिंट दे दिया है कि उसके फादर को मारा गया है, उसकी मदर ने जल्दी शादी कर दी है, यहाँ पर चीजें एक्सपोज हो गई। अब भूत बार बार आ रहा है, प्ले विद इन प्ले चल रहा है, तो घटनाक्रम किस तरह बढ़ रहा है, सीरियसनेस की तरह बढ़ रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इस राइजिंग एक्शन कहां ले जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाता है, जिसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। अभी हमारा टॉपिक कुछ और है, ठीक है। तो घटनाक्रम का असेंडिंग ऑर्डर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्लाइमैक्स कहलाता है। और जब क्लाइमैक्स है कि प्ले विद इन प्ले के बाद हेमलेट को पूरा यकीन हो गया कि मेरे बाप को क्लोडियस नहीं मारा है, और क्लोडियस मर्डर ऑफ गोंजाको प्ले विद इन प्ले के अंदर वो छोड़कर चला जाता है उस सीन को, जब उसको राजा को मारा जाता है, प्लेयर किंग को, और वो पकड़ लेता है उसकी कंसेंस को, चेहरे के हाव भाव, और वो भी पीछे पीछे जाता है, जब उसके कक्ष में जाता है तो उस समय क्या है, क्लाइमैक्स पॉइंट यही है कि अभी इसको मार देगा, अभी इसको मार देगा, ऑडियंस के लिए है ना क्लाइमैक्स पॉइंट। तो तभी क्या होता है, वो देखता है कि वो प्रेयर में है, अगर ये प्रेयर में इसको मार दूंगा तो ये सीधा स्वर्ग में जाएगा, मैं नहीं मारूंगा, और वो उसको नहीं मारता, और चीजें फिर डाउन साइड आने लगती। इसको बोलते हैं फॉलिंग एक्शन। अब कहानी किस तरफ जा रही है, दोबारा से नॉन सीरियस की तरफ जा रही है, सस्पेंस से अब कम हो रहा है। तो जब ये घटनाक्रम हो रहा है, फॉलिंग एक्शन, इसी को बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, क्लाइमैक्स के बाद जो थर्ड थर्ड एक्ट के आसपास क्लाइमैक्स आता है, उसके बाद एंटी क्लाइमैक्स आता है। अब एंटी क्लाइमैक्स कहां जाएगा, एंटी क्लाइमैक्स कहां जाकर खत्म होगा, एंटी क्लाइमैक्स खत्म होगा अगर वो ट्रेजेडी है तो कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे मतलब एक ट्रेजिक एंड ऑफ द हीरो, डिजास्टरस एंड ऑफ द हीरो को कैटास्ट्रोफे बोलते हैं। अगर वो कॉमेडी है तो उसको डेनुमा बोलेंगे। डेनुमा का संबंध किससे है, कॉमेडी से। एंड होता है ये ट्रेजेडी का एंड, कैटास्ट्रोफे कॉमेडी का एंड, डेनुमा। और फॉलिंग एक्शन वहां तक जाता है जब तक उसका अंत ना हो जाए या फिर हैप्पी एंडिंग ना हो जाए, लेकिन हम हेमलेट को बेस बना रहे तो कैटास्ट्रोफी होगा। अब ये जो फॉलिंग एक्शन है, जिसमें सीरियसनेस से नॉन सीरियसनेस की तरफ चला गया, मतलब जानबूझकर उसने, किसने, ड्रामेटिस्ट ने, ठीक है, डेलिबरेट डाउनफॉल, जानबूझकर कहानी के घटनाक्रम को नीचे की तरफ, नॉन सीरियस सिचुएशन की तरफ लाया गया है, इसको एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। और अगर ये डेलिबरेट ना होकर नेचुरल हो तो फिर इसको बोलते हैं बैथोस। आगे बढ़ आएगा, वहां पर मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बैथोस। दोनों ही फॉलिंग एक्शन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऑथर जानबूझकर लाता है सीरियस सिचुएशन से नॉन सीरियस सिचुएशन पर लाना, एक इंपोर्टेंस मैग्नीट्यूड से वो और ह्यूमरस सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर देता है कहानी को, वो एंटी क्लाइमैक्स है। और जब ऐसी सिचुएशन खुद पे खुद आती है, ठीक है, उसको बैथोस बोलते हैं। अक्सर स्टूडेंट दोनों को सेम समझ लेते हैं, बहुत सारे टीचर भी इसको सिमिलर ही पढ़ाते हैं। एमएच अब्राम्स में क्लियर लिखा गया है कि बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट डिफरेंस इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल का है, वहां पर जानबूझकर है, यहाँ पर अनइंटेंशनल है। ठीक है, और फिर आगे डेनुमा भी आएगा, मैंने यही समझा दिया, द एंड ऑफ ए कॉमेडी इज कॉल्ड डेनुमा, जहां पर हैप्पी एंडिंग होती है। कैटास्ट्रोफे मैंने यही समझा दिया कि द ट्रेजिक एंड ऑफ अ हीरोज लाइफ दैट हैपेंस इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफे। और वो जो घटनाक्रम है वो कैटास्ट्रोफे पर जाकर खत्म हो जाता है, क्योंकि हीरो की डेथ हो गई है। वर्टेक्स का पिरामिड समझ लेंगे तो 5 6 10 लिटरेचर आपको क्लियर हो जाएंगे। वेरी गुड। ये एंटी क्लाइमैक्स था, बैथोस भी हो गया हमारा, एंटी क्लाइमैक्स हो गया, एक्सपोजिशन, कैटास्ट्रोफे, डेनुमा। नेक्स्ट इज एंटी हीरो। ठीक है, एंटी हीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एंटी हीरो को एक विलेन समझते हैं, नहीं, ये हीरो ही है, लेकिन कैसा, जिसके अंदर हीरो वाले गुण नहीं है। सीधा सीधा पहले मैं बता दूं, ये प्रोटोगोनिस्ट होता है,
प्रोटोगोनिस्ट बोले तो मेन कैरेक्टर ऑफ ए लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड प्रोटोगोनिस्ट। और जब प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है, विक्ड हो, डरपोक हो, कावर्ड हो, ठीक है, बैठी हो, छोटी मोटी हरकत करता है, चोरी भी कर लेता है, डरपोक है, बहादुर नहीं है, मतलब वहां जो पर्चा है, दूसरे कैरेक्टर है, उनके हक के लिए नहीं लड़ता है, उसको एंटी हीरो बोलते हैं। एंटी हीरो इज नॉट एंटागोनिस्ट। ठीक है, समझाना पड़ेगा क्या? एंटागोनिस्ट जो हीरो के अगेंस्ट है, प्रोटोगोनिस्ट के अगेंस्ट है, जैसे क्लोडियस है वो एंटागोनिस्ट है, ठीक है, ओथेलो के अगेंस्ट यागो है वो एंटागोनिस्ट है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे रिचर्ड थर्ड प्रोटोगोनिस्ट तो है लेकिन उसमें हीरो वाले गुण नहीं है, ठीक है। मोल फ्लेंडर, मोल फ्लेंडर में जो मोल वो लड़की है, ठीक है, वो गलत काम करती है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब प्रोटोगोनिस्ट एक नॉन हीरोइक कैरेक्टर है, मतलब उसमें हीरो वाली बहादुरी नहीं है, डरपोक है, छोटी मोटी चोरी करता है, ऐसे गलत काम करता है, उसको एंटी हीरो बोलते हैं। तो दैट इज नॉट एंटागोनिस्ट। इस डिफरेंस को समझ लीजिएगा, एग्जाम में जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को ओरिजिनल टेक्स्ट से भी अगर आपको समझना है तो लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ये पूरा कोर्स है, पूरे कोर्स के अंदर पूरी बुक के को ओरिजिनल टेक्स्ट से समझाया गया है, और साथ साथ 600 प्लस एमसीक्यूज है, और प्लस इसमें एमसीक्यूज के साथ साथ टेस्ट भी है, एमएस एग्जाम के ही ओरिजिनल कंटेंट, ठीक है। तो इस पर भी जा सकते हैं इंट्रोडक्शन करने के बाद, लेकिन जैसे जरूरत होती है। एंटीथेसिस एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एफओएस, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच पैरेललिज्म पर बेस है, पैरेललिज्म पर बेस है। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि कोई सेंटेंस होगा, उसमें दो क्लोज होंगे या दो फ्रेज होंगे, तो पैरेलल है। फ्रेज और क्लोज का मतलब होगा सेम वर्ड स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये जो फ्रेज पहले वाला है दूसरे वालों से मीनिंग में अपोजिट होगा, कंट्रास्टिंग होगा, ठीक है। जैसे कि मैन प्रपोज, गॉड डिस्कोर्स, ठीक है। तो पैरेलल फ्रेज है, ये जो कह रहा है ये उसके अपोजिट बात कर रहा है, मैन प्रपोज गॉड डिस्कोर्स, ठीक है। और देख लीजिए, मैन मेड सिटी, गॉड मेड कंट्री। पैरेललिज्म है लेकिन कंट्रास्टिंग मीनिंग प्रेजेंट करता है, इसीलिए है एंटीथेसिस। अब आपको यहां पर ये समझना है, अगर पैरेलल वर्ड होंगे, फ्रेजेस या क्लोजेस नहीं, पैरेलल वर्ड होंगे, अपोजिट मीनिंग होगा, उसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं, ठीक है। बिटर कोल्ड, बिटर कोल्ड, लेकिन यहां पर क्या है, पैरेलल फ्रेज है, एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर पैरेलल वर्ड है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑक्सीमोरन है, और फ्रेज होगा तो एंटीथेसिस होंगे। और हर बार एग्जाम में आपके दो या तीन, दो तो आते ही हैं, फिगर ऑफ स्पीच जरूर आते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फेयर इज फाउल, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। आप इसमें देखेंगे कि पैरेलल है कि नहीं है, पहले देख लिया कि पैरेलल है, और जब पैरेलल है ये जो मीनिंग दे रहा है ये उसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है, तो ये भी एंटीथेसिस का एग्जांपल है। बरसते ये कियासमस भी है, बरसते इसमें एफ साउंड रिपीट हो रही है, ये एलिट्रेशन है, ठीक है। तो इसमें एंटीथेसिस भी है, इसमें कियासमस भी है, इसमें एलिट्रेशन भी है, क्योंकि ये साउंड रिपीट हो रही है, या फिर वर्ड को घुमाकर रखने को कियासमस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए कि पैरेलल फ्रेज है, मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट कंट्रास्टिंग दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं एंटीथेसिस, और लिटरेचर में बहुत बार यूज किए जा चुके हैं। फर्दर एग्जांपल हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। एफोरिज्म, ठीक है, एक बहुत अच्छा वर्ड है, और इससे सिमिलर बहुत सारे साउंड करने वाले वर्ड होते हैं, कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, हम आपको होने नहीं देंगे। एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या होता है, एक लिटरेचर में यूज किए जाने वाली एक सेइंग होती है, कहावत, ठीक है।
टू द पॉइंट यूज होने वाले जो कहावत होती है, मुहावरे होते हैं, उसी को एफोरिज्म बोला जाता है। इतना इंट्रोडक्शन काफी है, ठीक है। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। और जब इस तरह का एक लाइन आ गई, फ्रेज हो गया, तो उसको जब बार बार यूज किया जाता है मुहावरे के तौर पर, जो एक मीनिंग सेट करता है, उसी को एफोरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफोरिज्म बोलते हैं। एक सेइंग होती है, प्रोवर्ब की तरह होती है, टू द पॉइंट बात वो कहती है, यही एफोरिज्म है, ठीक है। एपोक्लैक्टिक लिटरेचर, ठीक है, दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल इजी कर देंगे। एपोक्लैक्टिक लिटरेचर क्या होता है? एपोक्लैक्टिक लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर, ठीक है, ऐसा लिटरेचर जो अर्थ के जो अर्थ के डिस्ट्रक्शन या उस टाइम को प्रेजेंट कर रहा है जब हमारी लाइफ, हमारी पृथ्वी, हमारा यूनिवर्स पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर है। बहुत सारी चीज ऑटोमेटिकली, मतलब ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, अब रहने लायक माहौल नहीं रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, लोग मर गए हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। उस सिचुएशन पर प्रेजेंट किया जाने वाला लिटरेचर होता है, उसको एपोकैलिप्टिकल लिटरेचर बोलते हैं। ऐसी कहानी जो अर्थ के विनाश या उस समय के बाद प्रेजेंट की जाती है जब पृथ्वी बर्बाद होती दिखाई देती है, ठीक है। एक मूवी आई है काल की, उसमें फ्यूचर दिखाया गया है जब पृथ्वी एक तरह से पूरी तरह से तबाह हो गई है, गंगा सूख गई है, और ह्यूमन का जो जीवन है वो बहुत स्ट्रगल से भरा है, उनको पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, तब एक पैरेलल जो यूनिवर्स, दूसरी दुनिया बनी है, उसमें जाने के लिए है। तो वो जो पूरी सिचुएशन दिखाई गई है वो एपोकैलिप्टिक सिचुएशन है, मतलब जब पृथ्वी या समय वहां पहुंच गए हैं कि जीवन अब इम्पॉसिबल है, पृथ्वी बर्बाद हो गई है, ठीक है, सब चीज खत्म होने वाली है। और जब ऐसा लिटरेचर, साहित्य, कोई वर्क, कोई फिक्शन ऐसी चीज प्रेजेंट करेगा, जो कि हो रहा है 20th सेंचुरी में, बहुत सारे वर्क हैं, तो उनको एपोकैलिप्टिकल लिटरेचर बोलते हैं। तो बताइए, पहले से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? और पढ़ा था तो क्या अब पढ़ने के बाद क्लियर हुआ? ठीक है, हॉलीवुड मूवीज बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, वो एपोकैलिप्टिकल मूवीज है कि एक पैरेलल दूसरी दुनिया बना ली, वो चांद पर पहुंच गए, वहां पर बस गए हैं, वहां पर एलियंस आ गए हैं, तो एपोकैलिप्टिकल चीजें है। एपोकैलिप्टिकल में मेनली क्या है कि पृथ्वी एक तरह से बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है, ठीक है, अब ह्यूमन लाइफ इम्पॉसिबल होती नजर आ रही है, और उसके बाद वो जो स्ट्रगल है वो इन कहानियों में प्रेजेंट किया जाता है, कोई मिसकंसेप्शन नहीं रखना है। अपोस्ट्रोफे एक अनदर फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एब्सेंट या डेड पर्सन या थिंग को क्या किया जाता है? एड्रेस किया जाता है, ठीक है। ओ मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी हियर नाउ, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। मिल्टन तो अब डेड है, 1802 में वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, ठीक है, 1802 में, ओ मिल्टन दाउ शुडस्ट बी हियर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? एब्सेंट या पहले से जो उसकी मृत्यु हो चुकी है उस व्यक्ति को या उस थिंग को कह रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सेंट पर्सन या डेड पर्सन या थिंग को जब एड्रेस किया जाता है, उसी को एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। नेक्स्ट है आर्केटाइप, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेज मैंने बहुत बार देखे, सर ये आर्केटाइप क्या है, या आर्केटिपल क्रिटिसिज्म क्या होता है? तो आर्केटाइप समझ लीजिए, क्रिटिसिज्म समझ लीजिए, दोनों को मिला देंगे तो आपका 50% काम हो जाएगा, मैं नहीं कहूंगा कि पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। सो आर्केटाइप क्या होता है? हाँ, एपोस्ट्रोफे में एड्रेस होता है, संबोधन होता है किसका? जो अब वो यहाँ पर नहीं है, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज है। आर्केटाइप की बात करते हैं लिटरेचर में, एक नरेटिव पैटर्न हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या उसका डिजाइन हो सकता है।
सब चीज हो सकती है, ठीक है। क्रॉस कल्चर, एक वर्ड लिख देता हूं, क्रॉस कल्चर। जो पुराना समय था, पुराने समय से लेकर अब तक जब ऐसा कोई नरेटिव पैटर्न, कहानी, कैरेक्टर, डिजाइन बार बार लिटरेचर में यूज होता रहा हो, ठीक है। एक ही तरह का कैरेक्टर हो सकता है, या कहानी का पॉइंट हो सकता है, या कहानी हो सकती है, या फिर डिजाइन हो सकता है, जो पुराने समय से लेकर, मध्यकाल से लेकर, अर्ली मॉडर्न से लेकर अब तक बार बार रिपीट होता हो, उसी को बोलते हैं आर्केटाइप, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, कहानी बताने का तरीका हो सकता है, या कैरेक्टर का टाइप हो सकता है। आप सीधा सीधा देख लीजिए, बचपन में जब मूवी देखते थे कि उसमें जो एक महिला होती थी, हीरोइन होती थी, उसके पति की डेथ हो जाती है, या फिर वो किसी चंगुल में फंसकर और वो अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर चला जाता है, और वो जो बच्चे होते हैं जुड़वा बच्चे होते हैं, और जुड़वा बच्चे भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और बार बार दिखाया जाता है कि मूवी के एंड में कि वो उन्हें बाद में पता चलता है कि हम तो दोनों भाई भाई थे, वो आपस में दुश्मन दिखाए जाते हैं पूरी मूवी में। तो ये एक पैटर्न है जो बार बार मूवीज में आता रहता है, ठीक है। या फिर एक सौतेली माँ का कंसेप्ट है, या सौतेले पिता का कंसेप्ट है, ये पहले से होता आया कि नहीं होता आया, ठीक है। एक दुखदाई सी औरत दिखाई जाती है, बूढ़ी है, फटे फूटे कपड़ों में है, तो पहले भी होता था, अभी भी होता है। तो जब एक कहानी बताने का तरीका, या कैरेक्टर का टाइप, या डिजाइन, या पूरी कहानी जब क्रॉस कल्चर जो आदि काल में भी दिखाई गई है, फिर भी दिखाई गई है, बार बार जब उसको ऐसे रिपीट किया जाता है, क्रॉस कल्चर मैंने इसीलिए लिखा ताकि आप समझ जाए कि हर समय में उस तरह का पैटर्न दिखाया जाता है। वफादार दोस्त हुआ, ठीक है, सौतेली माँ हुई, सौतेला बेटा हुआ, ठीक है, जुड़वा भाई हुए, ठीक है, भगवान की कुछ आशीर्वाद हुआ, या भगवान का कोई अभिशाप हुआ, तो उनको बार बार उस नैरेटिव पैटर्न में के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, जो पहले भी होता था अभी भी। तो इसको बोलते हैं आर्केटाइप। और जब इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है, जब इस तरह के पॉइंट्स को लिटरेचर में ढूंढा जाता है, इसी को बोलते हैं आर्केटिपल क्रिटिसिज्म। आर्केटिपल क्रिटिसिज्म की नैरेटिव पैटर्न जो पहले भी होता था, अभी कोई मूवी आई है उसमें आपने 100 साल पहले के पैटर्न को ढूंढने की कोशिश किया, देखो इसमें ये जो कैरेक्टर है इस टाइम का जैसे 100 साल पहले हुआ करता था, तो ये क्रिटिसिज्म क्या हुआ, आर्केटिपल क्रिटिसिज्म। इसमें सब चीजें हो सकती है, ये नैरेटिव पैटर्न, प्लॉट, डिजाइन, कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप, ठीक है। तो यही होता है आर्केटिपल क्रिटिसिज्म। एंशिएंट टाइम में भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है वो चीज, यही आर्केटाइप है। क्योंकि आर्के का मतलब ही रहता है कि मेन होता है जो चीज बीत गई है, आर्किएक, विलुप्त हो गए हैं वो चीज। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, देखिए ऐसे एक नॉन फिक्शनल जॉनर है, और उसमें आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में अपने विचार को एक आर्ग्यूमेंट के माध्यम से रखा गया है, और उसके फेवर में, उसकी सपोर्ट में बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं। तो वो जो सपोर्ट किया जा रहा है पॉइंट्स के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए वो सब जब आर्ग्यूमेंट लिख रहा है लिखने वाला, तो इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। और ये एसेज फॉर्मल एसेज होते हैं, मेनली फॉर्मल एसेज होते हैं, मतलब इम्पर्सनल एसेज। नेक्स्ट है एसोनेंस, रिपीटेशन पर बेस्ड एक और लिटरेरी डिवाइस है। एलिट्रेशन भी रिपीटेशन पर बेस्ड थी, ठीक है। और ये भी एसोनेंस भी रिपीटेशन पर बेस्ड एक लिटरेरी डिवाइस है, जहां पर रिपीटेशन हो रहा है वोवल साउंड, वोवल साउंड। अब साउंड कहे या लेटर कहे, अगर साउंड है वो सेम भी हो सकती है, या आइडेंटिकल हो सकती है, आइडेंटिकल, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये साउंड रिपीट कहां होती है, किसी वर्ड ऑर्डर के बीच में, किसी वर्ड ऑर्डर के बीच में, दाउ अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ द टाइम। तो इसमें जो आई साउंड है, देखिए वोवल साउंड है, ये रिपीट हो रही है बार बार, ना तो ये स्टार्टिंग में है ना लास्ट में है, केवल वोवल साउंड सेम, सेम या आइडेंटिकल, ठीक है। ई के साथ भी रिपीट हो रही है, वो आई के साथ भी रिपीट हो रही है, सुनने में कैसी लगेगी। तो जब ऐसी वोवल साउंड रिपीट होती है किसी वर्ड ऑर्डर में, किसी सीक्वेंस में, किसी सेंटेंस में, उसको असोनेंस बोलते हैं।
ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होगी, वो बीच में ही होगी, आइडेंटिकल या सिमिलर होगी, बार बार आएगी वो। क्लियर है ना? एलिट्रेशन से कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? एलिट्रेशन में कोई भी स्पीच साउंड, चाहे वो वोवल है, कंसोनेंट है, वो लाइन के स्टार्टिंग में होती है। एसोनेंस में वो बीच में आ रही है, वो वोवल साउंड क्या है, आइडेंटिकल है या सेम है, बार बार रिपीट हो रही है। इस पर एक सेपरेट वीडियो है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको वो, एलिट्रेशन वर्सेस एसोनेंस वर्सेस कंसोनेंस। असेंट रिटर्न, ठीक है, इंपोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। असेंट रिटर्न में क्या होता है, ठीक है, जब कोई लाइन पोएट लिखता है या बोलता है, उसमें वो कंजंक्शंस का यूज नहीं करता है। उसमें वो कंजंक्शन का यूज नहीं करता है, लाइन आगे चलती चली जाती है। ठीक है, डेलिबरेट, डेलिबरेट ओमिशन ऑफ कंजंक्शन इन ए लाइन, चाहे वो प्रोज की हो या उसकी हो, मेनली वर्स में ही आती है, तो उसी को बोलते हैं असेंट रिटर्न। आई आई केम, आई सा, आई वेंट, मैंने देखा, मैं आया, मैं जीत गया। तो यहाँ पर एंड बट ऐसे कंजंक्शन यूज नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड, कि जब जानबूझकर जानबूझकर कंजंक्शंस को ओमिट कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, असेंट रिटर्न। ठीक है, बैलेड, बैलेड एक लिटरेरी फॉर्म है, लिटरेरी फॉर्म ऑफ पोएट्री, मेनली पोएट्री की फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है, जिसमें ऑथर के पर्सनल मूड और इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और ये नरेटिव पैटर्न में होती है, जिसमें कहानी चलती है, और वो नरेटिव शॉर्ट होता है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता। शॉर्ट की परिभाषा इसका कंपेरिजन किया गया है किससे, एपिक से। तो एपिक बड़े लेंथी होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको बैलेड बोलते हैं। तो इसमें कहानी चलती है, और इसमें अक्सर जो इलिटरेट या कम पढ़े लिखे लोग हैं, एंशिएंट टाइम में होते थे, वो इसको ओरली ट्रांसमिट करते थे। इसके टाइप में पढ़ लेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। तो पहले तो देख लीजिए, पोइट्री का एक जॉनर है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, इसमें कहानी चलती है, और ये शॉर्ट होती है। शॉर्ट का मतलब एक पेज की नहीं, बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है, क्योंकि इनको पहले ओरली ओरली गाया जाता था, इस तरह की कहानियों को राइम रिदम के साथ। ठीक है, फिर उन कहानियों को लिखा जाने लगा, तो ये बन गया लिटरेरी बैलेड। इसमें बैलेड स्टेंजा का अक्सर यूज होता है, जिसमें 4 लाइन का स्टेंजा होता है, 8 का भी हो सकता है, लेकिन मेनली बैलेड स्टेंजा 4 का होता है। और इसमें टेट्रामीटर लाइन का यूज किया जाता है, अक्सर लाइन छोटी होती है। तो उस नरेटिव, शॉर्ट नरेटिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री को ही बैलेड बोलते हैं, और मेनली इंग्लिश लिटरेचर में ये रोमांटिक एज में यूज किए गए हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, रोमांटिक पीरियड में काफी अच्छे लिटरेरी बैलेंस लिखे गए। एंशियंट टाइम में ओरली गाए जाते थे, फिर उनको रिटन वर्जन आने लगा, तो उसी को बोलते हैं लिटरेरी बैलेंस, लिटरेरी बैलेंस। ठीक है, और रोमांटिक एज में सबसे ज्यादा लिखे गए राइम ऑफ द एंशियंट मैरिना, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी वो लिटरेरी बैलेंस है, और वर्ड्सवर्थ ने भी बहुत सारे लिखे हैं। नेक्स्ट है बार्ड। ठीक है, नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज बार्ड। बार्ड आपने सुना होगा कि विलियम शेक्सपियर को बोला जाता है बार्ड ऑफ एवॉन। तो ओल्ड एंड मेडाइवल पीरियड में पोएट के बदले में जो वर्ड होता था, वो बार्ड होता था। ठीक है, कोर्ट में जो पोएट होते थे, तो उस समय पोएट वर्ड यूज नहीं किया जाता था, ये अर्ली मॉडर्न वर्ड है, मॉडर्न में यूज किया जाने लगा। लेकिन ओल्ड और मिडिल इंग्लिश पीरियड में कवि को बार्ड बोला जाता था। ठीक है, और चूंकि शेक्सपियर इतने बड़े बार्ड रहे हैं, तो उसको फिर बोल दिया गया बार्ड ऑफ एवॉन। ठीक है, द बार्ड भी खाली बोल दिया था, द बार्ड ने 37 प्लेस लिखे हैं, द बार्ड ऑफ एवॉन। ठीक है, द बार्ड ऑफ राइडल माउंट,
द बार्ड ऑफ आयरिशशायर। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन सा बार्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बार्ड मिडिल इंग्लिश पीरियड में पोएट को कहा जाने वाला एक मिडिल इंग्लिश पीरियड का वर्ड है, और जो एक उपाधि के रूप में उनके साथ यूज किया गया है। नेक्स्ट है बेथोस। बेथोस हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वर्टेक्स की पिरामिड में कि क्लाइमैक्स के बाद जब आप डाउनफॉल आता है वो एंटी क्लाइमैक्स होता है, एंटी क्लाइमैक्स। लेकिन एंटी क्लाइमैक्स जानबूझकर लाया जाने वाला डाउनफॉल है, अगर नेचुरली कहानी में अपने आप ही नॉन सीरियसनेस की तरफ कहानी बढ़ जाती है उसको बैकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्स के पिरामिड में बिल्कुल बताया है। बीट जनरेशन। ठीक है, बीट जनरेशन शेक्सपियर को बोला गया है, वर्ड्सवर्थ को बोला गया है और रॉबर्ट बर्न को बोला गया है। बिल्कुल सही आंसर है। बीट राइटर, बीट जनरेशन एक, ठीक है, आर्टिस्ट, आर्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट थी ये इन मिड ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिका। अब उस समय जो वहां कल्चरल जो सोशल जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट रिएक्शन में इन्होंने ये बीट जनरेशन जो थी, आर्ट एंड लिटरेचर, मेनली ये पोएट्स के रूप में थे, आर्टिस्ट थे और पोएट्स थे, वो अपनी पोएट्री लिखते थे और अपनी जो परफॉर्मेंस होते थे वो नुक्कड़ नाटक की तरह गली में किसी कॉफी हाउस के बाहर ड्रम की बीट के साथ प्रेजेंट करते थे, और अगेंस्ट द रिएक्शन ऑफ दैट सोशल सिस्टम और डिफरेंट डिफरेंट थिंग जो एस्टेब्लिश चीजें हो चुकी थी उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ, उनके मतलब गुस्से को एक तरह से इस माध्यम से वो प्रेजेंट कर रहे थे अमेरिका में मिड 20th सेंचुरी, मतलब आप कहेंगे 1940s 50s में। ठीक है, एलन जिन्सबर्ग। एलन जिन्सबर्ग इसमें मेन एक पर्सन थे जो उससे कनेक्टेड थे, अगर नाम होगा तो मेन नाम आप ये याद रख लीजिएगा। तो ये क्या है, एक आर्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट है अमेरिका में 20th सेंचुरी में। ठीक है, और वो सोसाइटी के पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिश चीज हो चुकी थी उनके खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से देते थे कि अपनी पोएट्री आर्ट को पब्लिकली परफॉर्म करते थे और ड्रम बीट के साथ करते थे, इसीलिए इसको बोला जाने लगा बीट जनरेशन, बीट मूवमेंट, बीट ग्रुप ऑफ पोएट। ठीक है, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कंटिन्यूअस वे में आपको सभी लिटरेचर में के इंट्रोडक्शन प्रेजेंट किया जाएगा। फर्दर मोर एक स्टडी के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश स्कूल की ऐप और वहां पर उसकी कंप्लीट स्टडी आप ले लीजिए, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन को फिनिश कर लीजिएगा, फिर आपको समझना इजी रहेगा।